तो जो है अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पहुंच चुके हैं, यानी क्लास 11 की सेकंड बुक फर्स्ट पूरी खत्म हो चुकी है। और सेकंड बुक का जो सबसे पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर मैं बोलूँ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिडॉक्स आता है पहला तो सेकंड बुक का, बट रिडॉक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इधर वाला चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दो प्रोस्पेक्टिव से। एक तो इसका वेटेज यानी ये, और एक इसके बाद चैप्टर है आपके 11th में हाइड्रोकार्बन। दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, पहला तो कारण है वेटेज कि भैया आपके एग्जाम में इसका वेटेज ज्यादा है, और दो ही चैप्टर हैं और दो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर। बाकी सारे कंपेयर चैप्टर के कंपेयर में बहुत ज्यादा इसका वेटेज आता है, इस वजह से तो इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन दूसरी बात कि क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं अभी तक वो बहुत नेग्लिजिबल यूज होते हैं क्लास 12th में। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रहे तभी थोड़ा बहुत काम चल जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर याद नहीं रहेगी क्लास 11th की तो क्लास 12th में काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आपको ये बहुत बढ़िया से पढ़ना है ताकि क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्लास 12th की अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां टोटल 4 चैप्टर हैं। अगर मैं एक चैप्टर और है बायोमोलिक्यूल उसको इंक्लूड कर दूं तो टोटल 5 चैप्टर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली 5 चैप्टर हैं, वहां पे भी वेटेज ज्यादा है और वहां बोर्ड एग्जाम होगा, आपके नंबर आपके मार्कशीट में आएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा क्लास 12th में, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यही आती है कि सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। देखो मेनली हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, आपको पता है। एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात हम ऑलरेडी कर रहे थे, जैसे अगर आपको याद हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपने पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा, इक्विलिब्रियम पढ़ा आपने, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा आपने, ये सब कहाँ था, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था। जब आप पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे तो उस समय हम किसकी बात कर रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब हमने शुरू की क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं सिंपल शब्दों में बोल सकता हूं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। किसी केमिस्ट्री है कार्बन की, यानी आपके पास पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो कार्बन है उसकी स्टडी जहां की जाती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी जहां की जाती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अब इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन से कैसे हो गए कि उसके लिए एक सेपरेट केमिस्ट्री ही बनानी पड़ी, एक सेपरेट ब्रांच ही बनानी पड़ी। ये सब चीजें हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर समझेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक बातों की जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कार्बन और उसके कंपाउंड की जो स्टडी करती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल शब्दों में अगर बोलूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अराउंड 200 ईयर ओल्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने नए जमाने में ऐसा कुछ शुरू कर दिया है, बहुत पुरानी केमिस्ट्री है, बहुत पुरानी केमिस्ट्री है। और अगर हम बात करें अराउंड 1780 यानी 1780 के आसपास की बात है जब केमिस्ट ने क्या किया था, डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। इससे पहले हमें नहीं पता था कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हाँ 1780 आते आते हमने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया था, अच्छा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम ऐसा मानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहां से मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना नहीं सकते, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, वो सब के सब कहां बनेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनेंगे। तो क्या बोलते थे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन कहां से होते हैं, फ्रॉम लिविंग सोर्सेस दैट इज प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मानते थे कि भैया इसको मिनरल सोर्सेस से हम लेबोरेटरी में भी बना सकते थे। बट ये जो बातें थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल लैब में बना, वो जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर बनता है, लैब में इसको नहीं बना सकते, ये बातें कुछ ही समय तक सही थी। और इसको सपोर्ट करने के लिए एक भाई साहब थे, यानी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतिहास की बात करते हैं तो भाई साहब एक आते हैं जिनका नाम है बर्जीलियस। क्या नाम है, बर्जीलियस। तो ये शकल जो दिख रही है भाई साहब की, ये कौन है, बर्जीलियस भाई साहब। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। इनके हिसाब से अब जो है अगर हम बात करें तो हिंदी में आप बोल सकते हो वाइटल फोर्स इज दैवी शक्ति, ठीक है ना। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको बनाने के लिए कुछ वाइटल फोर्सेस की जरूरत होती है, और वो वाइटल फोर्सेस कहां होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं,
इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कहां मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, यानी प्लांट्स एंड एनिमल में ही मिलते हैं। तो कह रहा है दिस थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। यानी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, भैया अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो क्या चाहिए होगा? वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स कहां मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलते हैं। ये कब दिया था? 1815 के अंदर इन भाई साहब ने, बर्जीलियस भाई साहब ने दिया था। बट इनकी बातों को रद्द कर दिया, इनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया। इनको रिजेक्ट कर दिया किसने? इन भाई साहब ने, जिनका नाम है फ्रेडरिक वॉलर। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक वॉलर। इन्होंने 1828 के अंदर, कब? 1828 के अंदर लैब में यूरिया बना दिया था। लैब में क्या बना दिया था? यूरिया। वैसे तो गलती से बन गया था, लेकिन मतलब इन्होंने यूरिया बना दिया था। बट जो है गलतियां भी उन्हीं के साथ होती हैं जो कुछ कोशिश करते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि घर बैठे बैठे आलस में रजाई ओढ़ के सोए हुए कुछ हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक वॉलर भाई साहब जो थे, इन्होंने क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। अब आप मुझे बताओ, यूरिया कहाँ मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। ह्यूमन के अंदर वेस्ट मटेरियल है, सही बात है? नाइट्रोजन वेस्ट होता है। तो इसका मतलब यूरिया अगर लिविंग बॉडी के अंदर मिल रहा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है डेफिनेटली। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको इन्होंने लैब में बना दिया तो भैया बर्जीलियस वाली बात तो गई। वो कह रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए वाइटल फोर्स चाहिए जो लिविंग की बॉडी के अंदर मिलता है, और सिर्फ लिविंग के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। बट अब तो रिजेक्ट हो गया ना। इस हिसाब से तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां बन सकता है? लैब में बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया था? ये इन्होंने लिया था AgCNO और इन्होंने लिया था NH4C, और इसको इन्होंने हीट किया तो इनको मिला, मतलब ये बनाना चाह रहे थे NH4CN और AgCN, ये बनाना चाह रहे थे अमोनियम साइनेट। बट ये जो अमोनियम साइनेट था भाई साहब, इसको हीट करने पर ये थोड़ा कन्वर्ट हो गया, या मैं बोलूं ऐसे आइसोमेराइज हो गया किसमें? NH2CO NH2 में। अब देखो फॉर्मूला वही है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, उसके अलावा 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, उसके अलावा कार्बन एक और एक ऑक्सीजन, सब कुछ वही दिख रहा है। लेकिन ये क्या है? यूरिया। ये क्या है? यूरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं इसको हम? अमोनियम साइनेट। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये क्या है भैया? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं सिल्वर साइनेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर साइनेट। कहने का मतलब इन्होंने लैब में पहली बार क्या बना दिया? यूरिया बनाया। और यूरिया क्या था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो भाई साहब पहली बार किसी ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ बनाया है? लेबोरेटरी में बनाया है। तो इसलिए इनको बहुत नाम हुआ, ये बड़े फेमस हुए। आपको पता है जब ट्रेंड चलता है, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई रील वायरल हो गई, कोई गाना वायरल हो गया, तो सब लोग उसी गाने उसी रील पे सेम चीज रिपीट करने लगते हैं, बनाने लगते हैं। तो जब कोई ट्रेंड चलता है, अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें भी जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो उसके बाद से फिर सब लोग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने लगे। तो कहने का मतलब एक ट्रेंड चला, और वो ट्रेंड चला तो बहुत सारे लोग ट्राई करने लगे, यार मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी कुछ बनाऊंगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा। तो ऐसे ऐसे बनाते बनाते कुछ लोगों का और कंट्रीब्यूशन आता है, जिसमें पहले भाई साहब थे कॉल्बे। क्या थे? कॉल्बे। जो पहले वाले भाई साहब दिख रहे हैं ये कॉल्बे हैं। कौन है? कॉल्बे। तो इन भाई साहब ने क्या बनाया लैब में? एसिटिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। सही बात है ना? आपको पता है एसिटिक एसिड एक एसिड है जो हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, विनेगर जिसको हम बोलते हैं ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्थेलॉट, इन्होंने 1856 के अंदर क्या बनाया? मीथेन बनाया। आपने नाम सुना होगा मीथेन का। ठीक, बायोगैस है जिसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के अंदर, कुकिंग वगैरह के अंदर भी हम करते थे। याद करो बायोगैस प्लांट हुआ करता था, कभी छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, तो वहां से ये निकलती थी गैस। तो इन दोनों ने भी लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। तो इन सबसे ये साबित होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। और जो पुरानी वाली कहानी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मिलते हैं, ये गलत हो जाती है। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं,
और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो मिलते ही मिलते हैं। क्लियर है बात? अब समझते हैं आगे। तो हम बात करते हैं भैया यूज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहां होता है यूज? आप जो कुछ भी सोच लो, हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको इधर क्या दिख रहे हैं? प्लास्टिक के सारे सामान दिख रहे हैं। ये सब किसके बने होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने। आप धीरे धीरे आगे देखोगे, प्रोसेस कपड़े दिख रहे हैं, जो मैंने पहना है, आपने पहना है, यहां दिख रहा है, ये सब किसका बना हुआ है? कार्बन एंड कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इधर क्या दिख रहा है? मेकअप वेकअप का सामान, कॉस्मेटिक। सही बात है ना? तो लड़कियों का फेवरेट, तो ये भी किसका बना होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही बना होता है। अगर हम बात करें खाने पीने की चीजें, वहां एसिड मिलते हैं ना, कई सारे न्यूट्रिएंट, कई सारे अमीनो एसिड, सब कुछ मिलते हैं। ये सब किसके हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। आप डिटर्जेंट, सॉप घरों में यूज करते हो, किसके बने होते हैं? सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर आप बात करो, ये क्या दिख रहा है? पेट्रोल पंप, मतलब इससे क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब के सब कहां से? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। क्या बस इतना ही है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप कोल की बात करो, कोयला किसका बना होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी लिविंग बॉडी किसकी बनी हुई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी। हमारी बॉडी के अंदर है क्या चीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं अपने आसपास जो भी सोच पाता हूं, वो सब के सब कहीं ना कहीं किसके पार्ट हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी डेली लाइफ में तो बहुत सारी जगहों पर यूज हो रही है। मैं जितनी भी मेडिसिन यूज करता हूं, सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होता है सब में? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हर जगह पर है। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी जगहों पर यूज हो रहा है, तो भैया समझ पा रहे हो कि पढ़ना जरूरी है। नहीं तो इतनी सारी बातों में सारी चीजें मिस हो जाएंगी कि इसमें क्या चीज है, उसमें क्या चीज है। थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हमारे आसपास जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, कौन सी चीज किस चीज की बनी हुई है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वॉल्व है। तो अगर मैं बात करूं, तो अब हमारे पास बात आती है कि सर, आपने बोला कि ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हर जगह हमारे पास है, और ये सब किसके हैं? कार्बन के कंपाउंड है। तो भैया कार्बन के पास ऐसी क्या खासियत है जो इतनी सारी समस्या क्रिएट करके बैठा है, इतने सारे कंपाउंड बना के बैठा है, और हमारे लिए एक नई ब्रांच बना के बैठा है? तो भैया समस्या का जो कारण है, वो आपने कुछ कारण क्लास 10 में पढ़ा होगा। पहला कारण टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो भाई कितने बॉन्ड बना सकता है? कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। भैया 4 बॉन्ड बना सकता है। सही बात है। अगर हम बात करें कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब खुद से ही जुड़ करके लंबी लंबी चेन बना सकता है। 100 200 कार्बन की चेन बना सकता है। तो कहने का मतलब सेल्फ कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंक मतलब खुद से जुड़ करके लंबी लंबी चेन बना सकता है। ये खास बात इसके पास है। अगला क्या है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल सारे तरीके के बॉन्ड बना लेता है। ठीक, तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब कैन फॉर्म सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सारे बॉन्ड बनते। और अगर आप बात करोगे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत तो क्लास 10 से याद होगा, बाकी हम तो यहाँ पढ़ेंगे ही। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जहां पर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग अलग। सेम फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और आपको पता है जैसे मान लिया मेरे पास 4 कार्बन का ये स्टेट शेयर है। अगर मैंने इसी 4 कार्बन में से 3 कार्बन ऐसे कर दिए, 1 कार्बन ऐसे कर दिया, अब देखो दोनों में है 4 ही कार्बन, टोटल 4 ही कार्बन है, लेकिन ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इसका मतलब अगर ऐसे ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं कार्बन के इतने सारे कंपाउंड होने के। तो अगर इतने सारे कंपाउंड हो गए तो ऑब्वियसली हमें जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री की, और किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा कि भैया कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे बनते हैं, और उनकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह क्या होती है, कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होते हैं। तो अगर हम आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि भैया सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होंगे, आप बोल रहे हो कि 200 कार्बन के कंपाउंड होंगे, 100 कार्बन के कंपाउंड होंगे, बड़े बड़े कंपाउंड होंगे।
तो कुछ तरीका तो होगा उनको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहला जो मेथड आता है बच्चे, इस मेथड को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा होता है फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या इसको हम कंप्लीट फॉर्मूला भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कंप्लीट फॉर्मूला। दूसरा होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, तीसरा कंडेंस्ड फॉर्मूला है, और चौथा हमारे पास क्या है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। क्या है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। चलें एक एक करके यहां से नोट करना चीजें को शुरू करोगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है? रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन वेरी कंडेंस्ड फॉर्म। क्या मतलब हुआ? समझना। जैसे मेरे पास लेट से अगर मैं मीथेन की बात करूं, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेट से मैं बात करता हूं किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आप बात कर लो किसकी? ब्यूटेन की। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? C4H10। आप बात कर लो इथीन की। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। सिर्फ इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। भैया किसके कितने एटम्स हैं, ठीक है ना? तो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट ओनली नंबर ऑफ एटम्स, नॉट बॉन्ड। भैया बॉन्ड किसके बीच में कितना है, कैसा है, ये सब कुछ नहीं दिखा रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे आपको? नंबर ऑफ एटम्स। कि भैया कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, कौन सी चीज कितनी है, ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखते आ रहे बहुत जमाने से, तो ऐसी कोई नई बात यहाँ है नहीं। फिर आता है फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब सुना ध्यान से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, एक नाम लिया मीथेन, CH4। आपको पता है CH4 इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर मुझे इसी को लिखना हो, तो एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। एक हाइड्रोजन, एक लाइन का मतलब एक सिंगल बॉन्ड होता है ना। एक लाइन का मतलब क्या होता है? एक सिंगल बॉन्ड। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो मैंने बनाया है इसी को बोलते हैं फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और देखो ध्यान से, मैंने एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था, क्या? C4H10 लिखा था ना। अब C4H10 में कार्बन 4 है, तो देखना ध्यान से, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। अब देखना, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इस कार्बन ने कितने बनाए हैं? अभी एक। तो एक हाइड्रोजन लगाया, 2 बॉन्ड हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। इसके 2 हैं तो ये तीसरा बॉन्ड, और ये चौथा। इसके 2 हैं तो तीसरा बॉन्ड, चौथा। इसके 1 हैं तो दूसरा, तीसरा और चौथा। काउंट करो, क्या हाइड्रोजन उतने ही हैं? 4 और 4 8, 2 किनारे पे कितने हो गए? 10। कार्बन 4 दिख रहे हैं आपको। इसे क्या बोलते हैं? फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। एक और देखते हैं, मैंने लिखा था C2H4 लिखा था ना। अगर मैं बात करूं, C2H4 क्या था? इथीन था। अब अगर मैं इसका फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखना, 2 कार्बन थे, कार्बन कार्बन, पहले एक एक बॉन्ड बनाया मैंने, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा कर रहा हूं। है कितने हाइड्रोजन मेरे पास? 4। तो अगर मैंने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, 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 तो अब अभी एक बॉन्ड कार्बन का कम हो रहा है, तो मैंने क्या किया? बीच में एक डंडा लगा दिया, और ये हो गया क्या? डबल बॉन्ड। अब देखो कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, सही बात। तो ये क्या है? फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। क्या है? फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है कि फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब
सारे बॉन्ड आपको क्लियरली दिखेंगे कि किसके बीच में कौन कौन से बॉन्ड हैं, और हर एक बॉन्ड आपको दिखाई देगा, तो ये क्या कहलाएगा? फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएगा। बात समझे ना? कोई समस्या? अब देखो ध्यान से, जैसे मान लें मेरे पास क्या है, C5H12 है। क्या है? C5H12 है। चलते हैं, अगर हम इस C5H12 को लिखेंगे तो कैसे दिखेगा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच। इसके चार बॉन्ड दिखाने हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, चार बॉन्ड हो गए। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, चार बॉन्ड हो गया। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, चार बॉन्ड यहाँ भी हो गया। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक चार बॉन्ड। क्या है? फुल स्ट्रक्चर। क्या है? फुल स्ट्रक्चर। चलो और देखते हैं। मान लेते हैं C3H4 है। क्या है? C3H4। अब तीन कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब H4 ऑब्वियसली चार हाइड्रोजन, सबके बॉन्ड तो पूरे होने वाले नहीं है, तो कहीं नहीं कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं, चलो इसका पूरा कर देते हैं, एक, दो, तीन। इसके चार बॉन्ड पूरे हो गए। अब क्या करें? एक ही बचा है बस, तो किनारे वाले को एक दे दिया यहाँ, और यहाँ तीन लाइन खींच के ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब देखो सबके बॉन्ड पूरे हो गए ना? तो अब ये क्या है? फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। क्या ये फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आता है? अब ध्यान से समझना, जैसे अभी मैंने पीछे ये लिखा था फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लिखा था ना? तो इसको ध्यान से समझते हैं। इसको मैंने कर लिया कॉपी, और कॉपी करके मैंने यहां पे कर दिया पेस्ट। ठीक, अब ध्यान से इसको समझना, मैं इस फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। अब बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं? तीन। तो मैं लिखूंगा सी, तीन हाइड्रोजन है ना, तो तीन हाइड्रोजन को कहां लिखते हैं? नीचे। नीचे वाले को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? सबस्क्रिप्ट, CH3। अब अगले वाले में कितने हैं? दो, तो क्या बोलेंगे? CH2। सही बात है ना? अगले वाले कार्बन के पास दो, तो फिर क्या बोलेंगे? CH। फिर से और है ना, एक और है, तो अगले वाले क्या बोलेंगे? CH2। फिर एक और है लास्ट में, कितना है? CH3। ये दिख रहा है आपको? क्या बोलते हैं इसको? कंडेंस्ड फॉर्मूला। देखो ना, छोटे से फॉर्म में लिख दिया, छोटी सी स्पेस में लिख दिया। क्या हुआ? आपको बोलेगा ना, वैसे तो देखो ऐसा पेपर में ये थोड़ी आएगा क्वेश्चन कि कंडेंस फार्मूला लिखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो। ये लिखने का तरीका है, कहीं लिखे तो समझ आना चाहिए ना आपको कि क्या मतलब है इसका। समझ आई बात ना? अब मेरी बात सुना ध्यान से, इसी को मैं और छोटा कर सकता हूं अगर आपका दिमाग थोड़ा दौड़ रहा है तो। कैसे? CH3 लिखा, CH2 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 कितनी बार है? तीन बार। लिखा मैंने CH2 और ब्रैकेट लगाया तीन, और यहां क्या लिख दिया? CH3। समझ आई बात? अब सुना ध्यान से, इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है। अगर ऐसा भी लिख दे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे यहां एक लाइन खींच दे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहां देखना ध्यान से, आपको दिख रहा है सबके बीच में कोई गैप नहीं है ना? अगर मैं थोड़ा थोड़ा गैप देके सबके बीच में एक डंडा खींच दूं, यानी कार्बन और कार्बन वाले बॉन्ड को दिखा दूं, ऐसे एक डंडा खींच दिया यहाँ, फिर से थोड़ा दूर करके एक डंडा यहाँ खींच दिया, थोड़ा दूर करके एक डंडा। ये तीनों सही तरीके। यहाँ पे मैंने क्या किया? सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल सिंगल बॉन्ड थे उसको दिखाया है। क्या हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखाया? नहीं दिखाया। मैंने यहाँ किसी का बॉन्ड दिखाया? नहीं दिखाया। यहाँ मैंने दिखाया, हाँ, दो बॉन्ड दिखाए हैं, बाकी सब नहीं दिखाए। मतलब कि इन तीनों में से कोई भी तरीका लिखो, इन तीनों को क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं। आई थिंक कोई समस्या नहीं है कि कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आप देखना जानते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, चलो मैं ये भी कॉपी कर लेता हूं पीछे से, तो ये वाला। ठीक, अब देखना ध्यान से, अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पहले वाले पे क्या है? CH। क्या लिखा? CH। सिंगल लाइन से सिंगल लाइन लगा सकता हूं, फिर यहाँ क्या? अकेले कार्बन। सही बात है ना? फिर
यहाँ क्या है, ट्रिपल लाइन, तो 3 बॉन्ड दिखा सकता हूं। और फिर ये क्या है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है। क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है। क्लियर है बात, कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसा होता है। अच्छा, और भी लो, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं डबल बॉन्ड वाला भी। जैसे मान लिया हमने कार्बन लिखा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हमने कार्बन लिखा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। सही बात है, सही है सब कुछ, सबके 4 बॉन्ड हैं। अब देखते हैं इसको कंडेंस कैसे करेंगे। कितने हाइड्रोजन इसके पास, 3, तो क्या लिखेंगे, सिंगल। इधर क्या है, एक CH, फिर बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, फिर उसका क्या है, CH, फिर क्या है, CH, क्या है, कंडेंस फॉर्मूला। क्लियर है बात, ठीक, बहुत। अब आते हैं हमारे पास बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसका हम भर भर के यूज करने वाले हैं और हमारे जीवन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में पहले जो बातें लिखी हुई है कुछ, इसको देख लेते हैं और सीधा उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे कैसे, कह रहा कार्बन कार्बन बॉन्ड अनरिप्रेजेंटेड, कह रहा सिर्फ कार्बन और कार्बन का बॉन्ड दिखेगा, सिर्फ कार्बन और कार्बन का बॉन्ड दिखेगा। कह रहा कार्बन और कार्बन की चेन को जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है जिगजैग लाइन, यही सब लाइन क्या है, जिगजैग लाइन है ये सब। तो मैं क्या कह रहा था कि भैया जिगजैग लाइन फॉर्मूला, जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं। हेटेरो एटम्स, अब सर ये हेटेरो एटम क्या होते हैं, कार्बन के अलावा जैसे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, ये सब क्या है, हेटेरो एटम। ये सब क्या है, हेटेरो एटम। अगर ये सब आ जाए तो इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लिखा ना रिप्रेजेंटेड। कह रहा है हाइड्रोजन नॉट रिप्रेजेंटेड, हाइड्रोजन तो कभी दिखाते ही नहीं है, गायब कर देते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, यानी 2 लाइन खींच के रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन खींच के रिप्रेजेंट करेंगे। सही बात है, तो ये कुछ बेसिक से रूल थे। अब चलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें रिप्रेजेंट करने की, तो करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे पास अभी कॉपी पेस्ट कर लें, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं 3 4, ठीक, बना लिया। दो हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ, और यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। सही बात। अब मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका कंडेंस फॉर्मूला बता दो मुझे। CH3 CH2 CH2 CH2, कितने, 3 ही थे ना, 3 तो 5 कार्बन है ना, 4, ठीक है, हाँ 4 तो हो गए, और ये CH3। सही बात। ये कौन सा फॉर्मूला था, कंडेंस्ड। इसको और छोटा हम कर सकते थे ना, आपको पता है। ये वाला कौन सा है, फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको हम बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं। जब हम इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखने आते हैं तो जिगजैग लाइन, जब मैं एक लाइन खींचूंगा ना ऐसे, इस लाइन में जब किनारा किनारे होते हैं ना, ये कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। तो अगर मैं जिगजैग लाइन खींचूंगा, देखना ऐसे लिखना, तो ये कॉर्नर एक कार्बन, ये कॉर्नर दूसरा कार्बन, ये कॉर्नर तीसरा कार्बन, ये कॉर्नर चौथा कार्बन, मतलब कॉर्नर को क्या बोलते हैं हम, कार्बन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, मेरे पास है कितने कार्बन, 5 ना, तो एक लाइन खींचा, 2 कार्बन हो गए ना, 3 4 5, काउंट कर लो, देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5, हो गया, बन गया कंपाउंड। हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा लग रहा है ना ये वाला, इजी है, जल्दी से बना देंगे हैं। इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्लियर है बात, समझे, आसान है। और देखते हैं, चलो और देखो। जैसे मान लिया मेरे पास कहीं ऐसे CH3 CH
डबल बॉन्ड CH और ये CH, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कंडेंस फॉर्मूला लिखा ना मैंने। अब अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे कन्वर्ट होगा भैया? 4 बॉन्ड, 4 कार्बन है, 2 3 4 हो गए। दूसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल लाइन खींच दूंगा, यहाँ खींच दूंगा डबल लाइन। अब डबल लाइन में उधर खींच दूं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा बताओ, मैंने 4 कार्बन ऐसे बनाए ना, आपका मन किया नहीं सर मैं तो ऐसे बनाऊंगा, मेरा डिजाइन बनाने का मन कर रहा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आप बना सकते हो डबल, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड। आपका मन किया नहीं सर मैं तो ऐसे करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। तो मतलब आपकी जैसी इच्छा हो आप बना सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो आप बना सकते हो। बस नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए, बॉन्ड जहां था वही होना चाहिए, बाकी शेप जो मर्जी वो बनाओ, उस बात से कोई मतलब, ठीक है ना? तो ये क्या बन गया? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलो और देखते हैं। जैसे मान लिया CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या है? OH। बताओ कार्बन कितने हैं? 3। 3 कार्बन के लिए एक 3 हो गया ना। अब क्या है? एक OH है, तो मैंने बताया हेटेरो एटम, OH तो अलग हो गया ना, कार्बन थोड़ी है, तो OH को लिखेंगे, समझे कि नहीं? अभी तक नहीं लिख रहे थे, जब तक कार्बन हाइड्रोजन थे, कार्बन को तो लाइन से लिख रहे थे। हाँ, OH हेटेरोएटम ना, अभी ऑक्सीजन आ गया ना हेटेरोएटम, तो इसको हम लिखते हैं पूरा, इसको हम पूरा लिखते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ये चीजों को ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से, लेट से मेरे पास है CH3 CH2 CH2 NH2। अब देखना ध्यान से, कितने हैं? 3। अब 3 के लिए क्या बनाएंगे? सर ये वाली लाइन, लेकिन यहाँ NH2 आ गया सर, तो इसमें लाइन खींचेंगे तो, लेकिन लिखेंगे बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बन कहां कहां है बताओ? ये कार्बन एक है, ये दूसरा कार्बन है, और ये तीसरा कार्बन। इसको मत गिनने लगना कार्बन, क्योंकि यहाँ तो क्या लिखा हुआ है? NH2 लिखा हुआ है। क्लियर बात? और देखते हैं, अगर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 और मैंने लिखा COOH। अच्छा, इस COOH को अगर आपको याद हो तो हम कैसे लिखते थे? C डबल बॉन्ड O और फिर ऐसे लिखते थे OH। सही बात है? अरे COOH का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही होता है ना? अब सुनो ध्यान से, इसको कैसे लिखेंगे जल्दी से बताओ मुझे तो फटाफट। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 4। तो सर 2 3 4 कार्बन, बहुत बढ़िया सर। फिर 4 कार्बन के बाद क्या है? OH है, तो सर ऐसे लाइन खींच के OH। सही बात है। फिर सर ऊपर डबल बॉन्ड O है, तो यहीं पर ऐसे 2 लाइन खींचेंगे और क्या लगा देंगे ऊपर? O लगा देंगे। लो हो गया, समझे बात? समझे कि नहीं? सही है। चलो और देखते हैं, लेट्स से मेरे पास CH3 CH2 CH2 और ये CHO है। अच्छा बताओ, CHO का मतलब एल्डिहाइड ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या होता है? H होता है। अब कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 4। तो 2 3 4, सही बात है ना? अब बताओ इस वाले कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड O है ना, मैं चाहूं तो ऐसे करके भी डबल बॉन्ड O लगा सकता हूं। आप सोचोगे सर H कहां गया? H को तो हमें लिखना ही नहीं होता है, मतलब यहाँ इमेजिनरी H होगा ना, हो गया रिप्रेजेंटेशन खत्म। देखना काउंट करना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लगाया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब मैंने यहाँ नीचे लगाया, आप कर रहे हो सर नहीं मैं तो ऊपर लगाऊंगा, लगा लो यार ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आप करो नहीं सर मैं तो सीधा लगाऊंगा, लगा लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मतलब आप जैसे चाहे लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। हाइड्रोजन अकेले था तो नहीं लिखा, क्या बन गया? ये वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एल्डिहाइड का बन गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब अगर मैं आगे बात करूं और, अच्छा ये छूट गया है, आ जाओ भाई। अब देखना ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O, बताओ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला।
कैसे लिखेंगे बताओ? 3 कार्बन, 1 3 हो गया ना। अब बीच में क्या है? डबल। नीचे लगाऊं? मुझे डिजाइन ऊपर अच्छा लग रहा है, ठीक। आप कहीं भी लगा सकते हो ना, कोई समस्या नहीं। अभी तक आपने क्या देखा? स्ट्रेट चेन। अब देखना ध्यान से, CS2 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 CS2, सर्कल है ना, मतलब पूरा रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी बोल दो आप, है ना। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? कितने कार्बन? अरे कितने कार्बन? 4। तो 4 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर बनानी है। लो, हो गया। हाँ, खत्म। देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो ये क्लोज था तो हमने क्लोज बना दिया। अभी तक ओपन था तो ओपन बना रहे थे। और देखते हैं, चलो। CS2 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 CS2, कितने हैं बताओ? तो कितने कार्बन हैं? 6। और 6 कार्बन जो कैसे बनाएंगे? ये देखना, हेक्सागोनल शेप देखा है? देखो, बन गया। लो, हो गया रिप्रेजेंट। कोई समस्या? अब देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत। अब यहाँ देखते हैं, इसको मैं और थोड़ा चेंज करता हूँ। अब बताओ, ठीक है ना? है तो वैसे ही ना? अरे शेप तो ऐसे ही है सर। यहाँ क्या है? एक डबल है, फिर एक छोड़ के एक डबल है, फिर एक छोड़ के एक डबल है। लो, बन गया। अरे भाई, कोई समस्या? तो आसान है कि नहीं है? है ना आसान? अब देखो, कितने दिख रहे हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या पेंटागन बना देना है। लो, बन गया। समझ बात ना? क्या कोई दिक्कत? बना दोगे, कहीं कैसा भी कुछ भी आए, कोई समस्या नहीं होगी। चल, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा के यहाँ से ए से एक हाइड्रोजन हटा दूं, तो अब क्या बनाओगे? सर अभी भी बनाऊंगा तो पेंटागन ही, लेकिन यहाँ नीचे वाले में डबल बॉन्ड। ठीक, बन गया। कोई दिक्कत? तो हो गया। अब चलते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब आपको पता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। कहां पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में। यहां हमें बस काउंटिंग करनी है, किसकी? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। अब सुनना ध्यान से, बड़ी छोटी सी बात। अगर कहीं कौन सा बॉन्ड होता है? अरे कहीं कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जो कैसे लिखते हैं? सर ये लाइन बना के एक, और जब एक लाइन बनाओ तो कितने सिग्मा होंगे? सर एक सिग्मा होगा। अगर कहीं कौन सा बॉन्ड हो? कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो कितनी लाइन बनाऊंगा? सर 2 लाइन बनी होगी। और जब 2 लाइन बनाए होगे तो सर एक तो सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। बहुत बढ़िया। सर अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा तो ट्रिपल बॉन्ड में कितनी लाइन? सर 3 लाइन। कितने सिग्मा? एक सिग्मा। कितने पाई? 2 पाई। यानी हमेशा पहला वाला सिग्मा, बाकी सब पाई। ठीक, तो चल, समझ गए ना? तो ये टेबल वैसे तो आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, बना। ठीक है, अब देखना कैसे ढूंढेंगे सिग्मा और पाई। अच्छा चलो, पहले थोड़ा आसान करते हैं, फिर आते हैं यहाँ। मैं चाहता हूं हम यहाँ सिग्मा और पाई ढूंढ लेते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड है काउंट करेंगे। देखो जितने सिंगल बॉन्ड है, यानी हर बॉन्ड के अंदर तो सिग्मा होगा ही,
1 सिग्मा, सही बात है ना? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, सही बात है ना? 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा। कितने हो गए? 11 सिग्मा। पाई बॉन्ड कहाँ है? एक ही जगह पे है, तो ये पाई कितना हो गया? 1 पाई बॉन्ड। आसान था काउंट करना। आ जाते हैं और एग्जांपल। अगर और एग्जांपल की बात करूं, थोड़ा चलो एक और करते हैं पहले। CH3 CN, यहां काउंट करते हैं। काउंट करते समय आपको एक ही दिख रहा है? अरे नालायकों, मन की आंखों से देखना होता है। तो यहाँ 3 H हैं, ये तीनों H हमने छोटे करके दिखाए हैं, तो मतलब क्या इनको भूल जाओगे? और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N है, तो कितने सिग्मा? 1 2 3 4 और यहाँ 5। कितने सिग्मा? 5 सिग्मा। कितने पाई? 2 पाई। सही बात है। और आ जाओ। चलो काउंट करो भाई, कितने सिग्मा कितने पाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड। कितने पाई भाई साहब? 2 2 4, तो 6 2 8 और 1 9। कितने पाई? 9। सही बात। तो अब देखो स्ट्रक्चर बनी हुई, तो काउंट करना तो आसान है। सही बात है। काउंट करते हैं। इधर देखो, आसान तरीका बताऊं आपको, बताया जहां सिंगल बॉन्ड वहां 3 हाइड्रोजन होंगे, बीच में 2 हाइड्रोजन होंगे, किनारे पर 3 और बीच में 2, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा, 2 यहाँ 5, 2 यहाँ 5 2 7। अब यहाँ तो बात की बात करेंगे, 7 होंगे यहाँ तक। कितने हो गए? 7 हो गए। अब ये सिंगल बॉन्ड 8, ये सिंगल बॉन्ड 9, ये सिंगल बॉन्ड 10, ये सिंगल बॉन्ड 11, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ आएगा ना 12। लेकिन यहाँ देखो O और H, भूल मत जाना, यहाँ H है ऐसे, OH में भी तो बॉन्ड है एक, तो क्या है? कितने काउंट किए थे पहले? 11। कितने काउंट किए फिर से गिन लेते हैं। 3 2 5 2 7, उसका बॉन्ड काउंट करते हैं 8 9 10 11 12 और एक OH वाला कितना हो जाएगा? 13। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 13। पाई देखते हैं, एक ही दिख रहा है, तो 1 पाई। सही बात है ना? क्लियर बात? हो जाएगा, कर लो ये काउंट, डन ना? चल अगला चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा डाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो बात सुनना, आपको पता है, अच्छा बेसिकली हम यहाँ किसकी बात करेंगे? कार्बन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। किसकी? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल शब्दों में आपको पता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को जोड़ करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे। यहाँ कुछ छोटी सी बातें सुन लो। अगर कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बना रहा है, कार्बन के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, पाई एक भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp3। अगर कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है, एक पाई, कितने पाई बॉन्ड? एक पाई, तो क्या होगा? sp2। अगर 2 पाई हो गए तो sp, अरे एक भी पाई नहीं, sp3। एक पाई होगा sp2, 2 पाई होंगे sp, 2 पाई हैं तब भी sp। अब बात सुनना, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109.5 डिग्री। शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। sp2 हुआ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, शेप कैसी होगी? प्लेनर। sp हुआ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप कैसी होगी? लीनियर। sp हुआ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप कैसी होगी? लीनियर होगी। चलें नोट करो, आगे चलते हैं। अब सुनना, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। चल बस
इसी एक से हम सारी हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। और जल्दी से फटाफट मुझे बताओ, मैंने बोला कि ये कार्बन है ना, सारे बॉन्ड कैसे बना रहा है? सिंगल। अरे भैया एक ही दिख रहा है, हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही बनाता है, तो सारे बॉन्ड सिंगल, तो कैसा होगा? sp3। सारे बॉन्ड सिंगल इसके भी, तो कैसा होगा? sp3। सारे बॉन्ड सिंगल इसके भी, कैसा होगा? sp3। एक पाई आ गया ना, तो कैसा होगा? sp2। एक पाई है इसके पास भी, तो sp2। इसके पास दो पाई हैं, sp। इसके पास दो पाई हैं, sp। इसके पास एक भी पाई नहीं, तो sp3। इसके पास भी सारे सिंगल, sp3। इसके पास एक पाई है, बस इतना ही काम तो करना था, समझ गया ना? इजी। कोई दुख, दर्द, कष्ट, कुछ भी? सही बात है ना? तो अब आगे चलते हैं, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना? तो अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, लो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो सबसे पहले पहले वाला कार्बन तो सारे बॉन्ड सिंगल बना रहा है, तो कैसा होगा? sp3 होगा। ये होगा sp2, ये sp2 नहीं होगा, sp होगा। दो डबल बॉन्ड sp, एक ही कार्बन के दो डबल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? sp। और ये वाला फिर से एक डबल बॉन्ड है, तो sp। ये वाला फिर से एक डबल बॉन्ड है, ये वाला भी कैसा हो जाएगा? sp। क्लियर है बात? अच्छा, इससे हमें शेप के बारे में भी आइडिया होता है। किसके बारे में आइडिया होता है? शेप के बारे में। जैसे मान लिया कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये है, तो आपको पता है इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp2। इस वाले की भी कैसी होगी? sp2। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं इसकी शेप कैसी होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये वाला भी कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, शांति रखोगे? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसके लिए एक छोटी सी चीज हमें समझनी है, और वो क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन वाले चीजें हैं, जैसे मेरे पास एक थी क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp। एक क्या थी? sp2। और एक क्या थी? sp3। मैं चाहता हूं इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर निकालें। क्या निकालें? परसेंटेज s कैरेक्टर। तो अगर हम इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर निकालेंगे तो यहां कितना आएगा? परसेंटेज s का मतलब है कि टोटल s का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल में से। तो टोटल कितने हैं? दो। दो में से एक s है, तो इसका मतलब 50% क्या है? s है ना, और 50% क्या है? p है। तो परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर कितना हुआ यहाँ? 50%। इसमें तीन है और तीन में से एक एस है, इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 33.33। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो यहां हो जाएगा 33.33%। और अगर आप इसमें बात करोगे, वे चार है टोटल, चार में से एस कितना है? एक। तो कंट्रीब्यूशन कितना है एस का? 25% का, 25%। क्लियर है? आप सुनो, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप कैसी होती है? लीनियर। कैसी होती है इसकी शेप? लीनियर होती है। इसकी कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल
प्लेन होती है, पीछे भी देखा, और इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर छोटी सी बात है कि क्लोजनेस टू न्यूक्लियस जो होती है, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, यानी कौन सी चीज न्यूक्लियस के कितना पास है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। इस परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसके पास, एसपी के पास है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होगा, उसके बाद कौन होगा उससे कम, sp2। उससे कम कौन होगा, तो ये बात याद रखनी है कि न्यूक्लियस के सबसे करीब जो आता है वो कौन आता है, sp आता है। उसका दूसरे नंबर पे sp2 आता है और तीसरे नंबर पे sp3 आता है। ऐसे से हम कुछ बातें यहां करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सबसे पहले बात करते हैं, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी is directly proportional to percentage s character, is directly proportional to percentage s character। अब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा s कैरेक्टर जहां होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और आपको पता है सबसे ज्यादा कहां होता है, sp में, उससे कम sp2 में, और उससे कम क्या होता है, sp3। तो आपको ये बात समझ आई कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, sp होगा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे sp2 आएगा, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, sp3 आएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है भैया बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बात समझना, जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होगा, या ऐसे बोलता हूं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतना ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो ध्यान से बातों को समझना। आप मुझे बस इतना बताओ क्लोजनेस टू न्यूक्लियस किसमें था, sp में, उससे कम sp2 में था, उससे कम sp3 में था। और कह रहा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, तो जो ऑर्डर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस का था वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का बन जाएगा। तो अगर हम बात करें sp sp2 sp3, ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का। सही बात है, किसका ऑर्डर हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ये है भाई साहब बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करो तो इसको बिल्कुल अपोजिट है। तो सबसे ज्यादा sp3 का होगा, उससे कम sp2, और सबसे कम sp का हो जाएगा। सही बात है, ये ऑर्डर किसका आएगा, बॉन्ड लेंथ का। तो हमको ये बताना कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, वगैरह वगैरह। ये है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो यहां तक आई होप कोई समस्या किसी को नहीं है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो अगला टॉपिक हमारा आता है डिग्री ऑफ कार्बन। तो जब मैं डिग्री ऑफ कार्बन की बात करता हूं, क्या मतलब होता है सर डिग्री ऑफ कार्बन का, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन
with which number of carbon with which given carbon is directly attached. Given carbon is directly attached. क्या मतलब हुआ सर? अगर मान लीजिए एक कार्बन आपके पास है और वो डायरेक्टली अटैच्ड है विद वन कार्बन, यानी एक कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे उसको हम? 1 डिग्री। इसी 1 डिग्री को हम एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी। क्या वर्ड यूज करते हैं? प्राइमरी। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लियर होगा, पहले एक बार मैं जो बातें हैं उसको नोट डाउन कर दूं। अगर मान लिया डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन से हैं? 2 कार्बन से, तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। कितना बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और 2 डिग्री के लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं उसका नाम है सेकेंडरी। क्या नाम है? सेकेंडरी। और फिर अगर ये डायरेक्टली अटैच होगा 3 से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टर्सरी। जैसे डायरेक्टली अटैच विद 3 कार्बन, तो इसको हम क्या बोल देंगे? टर्सरी बोल देंगे। 3 डिग्री, और इसको हम लिखते कैसे हैं बच्चे? टर्सरी। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो इसको हम लिख देंगे भाई साहब टर्सरी। और अगर 4 से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 4 डिग्री। और इसका नाम क्या होगा? क्वाटरनरी। क्या नाम होगा इसका? क्वाटरनरी। ठीक। अब ध्यान से एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं सारा। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन कितने डिग्री है, वगैरह वगैरह। अब मेरी बात ध्यान से सुनना चीजों को। इस कार्बन के बारे में सोचो, ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली? 1 से। कौन है? इससे। सही बात है ना? हमेशा किसकी बात करनी है? डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है। सर डायरेक्टली तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये? 1 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो एक छोटा सा काम और करता हूं मैं, आसान। लो पहले ऐसा दिखा देता हूं एक, फिर आते हैं ऊपर वाले पे। पहले इसको देख लेते हैं एक बार, इजी पड़ेगा थोड़ा। चल आ जाओ, देखो ये बताओ ये कार्बन कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन एक लोगों से नालायक डायरेक्टली, किससे? एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कितना होगा ये? 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है? एक ऊपर एक इधर, 2 लोगों से, कितना होगा ये? 2 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन एक उधर एक इधर, कितने? 2 लोगों से, तो कितना होगा ये? 2 डिग्री होगा। ये कितने लोगों से? 3 तो किनारे किनारे पे है और एक इधर, तो कितना हो जाएगा ये? 4 डिग्री। क्लियर है बात? अच्छा ये 2 डिग्री कैसे? ये 3 डिग्री था ना, एक इधर एक इधर एक ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये? 3 डिग्री। समझे ना? तो कहने का मतलब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है कि कोई गिवन कार्बन डायरेक्टली कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब ऊपर वाले में देखोगे तो सर ये तो सिर्फ एक ही से जुड़ा हुआ है, तो कितना हुआ? 1 डिग्री। लेकिन इस कार्बन की बात करो, एक ऊपर एक इधर 3, तो 3 डिग्री। ये एक इधर 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। अब देखो इधर 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 3 है ना, तो 3 डिग्री। ये भी कितना है? 3 डिग्री। इसके बारे में दिख रहा है ना, 3 किनारे किनारे पे एक इधर,
बस यही होता है डिग्री ऑफ कार्बन। निकाल लोगे? इजी है ना? ठीक। अब आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ OH XHNNH2। तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ OH की, X की और हाइड्रोजन की, डिग्री ऑफ OH की, X की एंड हाइड्रोजन। NH2 की बात अलग से करेंगे। तो क्या होगी? सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन with which directly attached. Same as degree of carbon with which directly attached. क्या मतलब हुआ इसका भाई साहब? अब यहां ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें आपको बस एक छोटा सा काम करना है, डिग्री ऑफ OH और हाइड्रोजन बता देना है, ठीक है? फिर मैं हाइड्रोजन पे आऊंगा। तो OH यहां है ना, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री बताओ। OH तो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसको डॉट लगाया मैंने, तो उस कार्बन की डिग्री क्या है? एक इधर एक इधर, दो लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। तो ये जो OH है, हाँ, तो जो OH है, अरे ये कार्बन नहीं है, मैंने बोला था किसी कार्बन की डिग्री चेक करते समय ये देखते हैं कि वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन थोड़ी है, तो ये कार्बन की डिग्री कितनी? 2। तो ये OH है, तो OH की भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन की जो डिग्री होती है वही OH की भी डिग्री होगी। बात क्लियर है? यहां कौन है? क्लोरीन। मैं चाहता हूं ऐसे एक और लाइन खींच दूं। अब आप मुझे बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है? 4 है, 3 डिग्री है नालायक। एक इधर एक इधर एक इधर, 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री अगर है तो ये 3 डिग्री हुआ, तो ये क्लोरीन कितने डिग्री हो जाएगा? ये क्लोरीन भी कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। क्लोरीन भी कितना हो जाएगा? ठीक। आ जाते हैं फ्लोरीन पे। कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो ये फ्लोरीन भी कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। अब आते हैं किसकी डिग्री पर? हाइड्रोजन की डिग्री पर। वैसे हम हाइड्रोजन की डिग्री यहां भी बता सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इजी पहले एक बार देख लो, फिर यहां पे भी देखेंगे। तो मेरे पास है CH3 C CH3 CH3 CH और ये लो CH3। चलो आप फटाफट मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये कार्बन कितना डिग्री है? ये कार्बन कितना डिग्री है? इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन है? ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है ना, इनकी भी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री। कितनी होगी? 1 डिग्री। कितनी होगी? ठीक। ये कार्बन कितने डिग्री है? 3 डिग्री। तो अगर ये कार्बन 3 डिग्री है तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन है? ये। तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। तो बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। 3 हाइड्रोजन यहाँ है नालायक, 3 यहाँ 6 और 3 हाइड्रोजन यहाँ है, कितने हो जाएंगे? 9 हाइड्रोजन है जो कि 1 डिग्री है।
और टोटल 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? एक ही हाइड्रोजन। कितना है? एक हाइड्रोजन। क्लियर है बात? अब अगर आगे चलें तो हमारे पास देखना डिग्री ऑफ NH2। अब सुनना, जब आप डिग्री ऑफ NH2 देख रहे हो तो सिर्फ सिंपल सी चीज देखो, क्या? नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन, डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रो। अगर मान लिया एक कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से, कितने कार्बन अटैच हैं? एक कार्बन अटैच्ड है तो होगा 1 डिग्री, ठीक है ना? अगर दो कार्बन क्या है? अटैच्ड है तो कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। और अगर 3 कार्बन अटैच्ड है तो हो जाएगा 3 डिग्री। चले अब अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो कैसे कैसे मिलेगा, देखो। सही है। अब आ जाओ, अगर हम बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक। तो नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना होगा? 1 डिग्री अमीन होगा। क्या होगा? 1 डिग्री अमीन। ये NH2 को क्या बोलते हैं? अमीन। यहां नाइट्रोजन से कितने जुड़े हुए हैं? 2। क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री अमीन बोलेंगे। यहां नाइट्रोजन से कितने जुड़े हुए हैं? 3। क्या बोलेंगे इसको? 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक। तो अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या चीज? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करोगे बच्चे तो टेबल देखना। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन क्या? अभी जो आप पढ़ रहे थे ये है ओपन चेन। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं? ओपन चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ओपन चेन। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या बोलेंगे? ओपन चेन। साइक्लिक कब बोलेंगे? जब किसी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। जैसे देखो कंबाइन हो गया, ये क्या है? क्लोज चेन है या साइक्लिक है, या इसको रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। क्लियर है ना ये दोनों? अब देखो जो रिंग वाले होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक एक कंडीशन है आप आगे चल के पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर। अभी इतना समझो तो हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। जैसे आप शक्ल थोड़ी सी याद रखो एरोमेटिक वाले में, बेंजीन की, ये ठीक है ना? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हाँ एरोमेटिक है। कैसे हैं? एरोमेटिक है। तो अभी मेरी बात मान लो कि बेंजीन जैसे दिखने वाले लोग एरोमेटिक दिखते हैं और अगर कहीं आएगा तो बता दूंगा कि हाँ ये एरोमेटिक है। बाकी आप एरोमेटिसिटी के रूल आगे पढ़ोगे। अब सुनना, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब नॉर्मल बस चेन होगी, उसमें एक आध कहीं डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ये क्या होंगे? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में 2 होते हैं, 2 मिनट। इसमें होमोसाइक्लिक होता है और एक हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि आप देखो इस रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन क्या है?
मतलब सारे के सारे क्या है, कार्बन ही तो है। लेकिन ये देखना, ये रिंग बनाई और मैंने यहाँ बीच में ऑक्सीजन डाल दिया, तो बताओ इस रिंग में क्या सारे कार्बन है? नहीं। तो अगर कार्बन के अलावा कुछ और आ जाए तो उसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। फिर आते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक दो होंगे, एक बेंजीनोइड कंपाउंड होंगे। बेंजीनोइड का मतलब जिनकी शक्ल बेंजीन से मिलती हो। ये लो, ये बेंजीनोइड है। तो देखो ये दिख रहा है आपको, बेंजीन जैसी शक्ल, बेंजीन ही है, बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीनोइड है। इधर देखो लग रहे हैं बेंजीन की जैसे ना देखने में, लेकिन कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। बेंजीन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन तो नहीं है, तो बेंजीन जैसी शक्ल है, इसलिए क्या बोलते हैं? बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है ना, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है, और ये बेंजीनोइड कंपाउंड। फिर जो आपके दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होंगे भाई साहब? जैसे अगर बात करो, ये है एरोमेटिक, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गया। क्लियर है बात? कैसा हो गया? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गया। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है? क्या आता है इसके बाद? रिप्रेजेंटेशन। अब मान लिया आपको पता है अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई तो sp3 हुई तो कंपाउंड कैसा होगा? 3D होगा। अब 3D कंपाउंड में एक एटम आपकी तरफ होता है, एक आपसे दूर होता है, यानी बोर्ड के अंदर चला जाएगा। तो हम कॉपी पे कैसे दिखाएंगे? तो कॉपी पे दिखाने के लिए हमने कुछ थोड़ा सा सिस्टम बना रखा है, और वो सिस्टम क्या है? अगर कोई चीज ऐसे सीधी लाइन से बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं? सीधी लाइन से, मतलब ये कहां है? ऑन द प्लेन, पेपर के ऊपर है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से डैश डैश करके लाइन बनाऊंगा, इसका मतलब ये कहां है? तुमसे दूर, मतलब किताब के कॉपी के अंदर है, बोर्ड के अंदर है। और अगर मैं ऐसे सॉलिड लाइन बनाऊंगा, इसका मतलब ये तुम्हारी तरफ है। कहां है? तुम्हारी तरफ है। क्लियर? किधर है? तुम्हारी तरफ, मतलब कहां पे है? तुम्हारी तरफ होगा। क्लियर है बात? यहां तक कोई समस्या नहीं ना? तो यहां तक बस हो गया। अब बाकी अगली क्लास में आयुपेसी नॉमेनक्लेचर वगैरह की बात हम करेंगे। ठीक है ना? क्लियर?